फरवरी क्लास 12 का जो फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है उनके लिए यह आज का इतना तगड़ा वीडियो है, इतना महत्वपूर्ण वीडियो है, तो बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस नहीं करिएगा। बिल्कुल भी आपको इस वीडियो को मिस नहीं करना है, नहीं तो बाद में पछताओगे भाई। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं जितना सारा क्वेश्चन लेने वाला हूं वो अपने में ही एक महत्व रखता है। जितना भी क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा वो सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये क्वेश्चन को बिहार बोर्ड ना रिपीट किया है बार बार, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है, तो आज का ये वीडियो ना डेफिनेटली पूरा में पूरा देखिए। और आज मैं ना इस वीडियो में ना 30 लगभग 30 से 33 मान लो 30 ही ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। और बताओ भाई 30 ऑब्जेक्टिव में ना 10 से 15 ऑब्जेक्टिव आपके बिहार बोर्ड का जो 3 फरवरी के फिजिक्स का जो पेपर होने वाला है ना उसमें 10 से 15 ऑब्जेक्टिव यही रहने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो आप बहुत ही लक्की इंसान हो, क्योंकि ये वीडियो जो है जल्दी वायरल नहीं होती है मेरी वीडियो, ठीक है। तो इसीलिए भाई, क्योंकि इसलिए आपको जो कंटेंट दे रहा हूं ना वो जल्दी मिलती नहीं है। तो ये सारा जो आपको यहां पर क्वेश्चन दिया जा रहा है वो याद कर लीजिए भाई, याद कर लीजिए। बार बार मैं नहीं बोलूंगा और आपको समय भी नहीं है। तो चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का इंटरेस्टिंग और इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो हम डेली बनाते रहते हैं जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आ जाए, ठीक है। और अभी जो है फिजिक्स का बना रहा हूं, एक और वीडियो फिजिक्स की आएगी जिसमें ऑब्जेक्टिव की बात में करूंगा। उसके बाद अगली वीडियो केमिस्ट्री की, फिर इंग्लिश की। हर एक चैप्टर्स आपको करवाया जाएगा, हर एक चैप्टर्स में जो ऑब्जेक्टिव है हर एक सब्जेक्ट का करवाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। किस चीज का वेट कर रहे हो? यहां जो कंटेंट मिलेगा एकदम फारू मिलेगा। जब भी आप बोर्ड एग्जाम, जब भी आप एग्जाम दोगे फिजिक्स का और यही ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे ना, तब मेरी याद आएगी और कहोगे वाह, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। पहला क्वेश्चन है पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी एसआई यूनिट ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्जेज। देखिए इसका आंसर मैं तो बताऊंगा ही, पहले जितने भी स्टूडेंट अभी ये वीडियो देख रहे हैं सारे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखेंगे। जो भी आंसर होगा वो कमेंट सेक्शन में लिखे भाई, लिखे। लिखने से याद होगा। अगर आप याद कर ले तो अभी कुछ आप पढ़ लिए और जब यही हुबहू यही क्वेश्चन आ गया लेकिन आंसर भाई मिल ही नहीं पा रहा है, आपको ये आंसर ही नहीं याद है, तो ये प्रॉब्लम है। तो आंसर को ना कमेंट सेक्शन में लिखे जिससे आपको याद हो जाएगा। लिखने से सारी बातें याद हो जाती है, ठीक है। तो पृष्ठीय घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है यानी सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज जो होता है वो क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से ऑप्शन बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए। मैं आपको कुछ समय दे देता हूं जिससे जब तक आप इसको सोचकर आप बताओगे, ठीक है। देखो भाई अब हम बताते हैं कि जो सरफेस डेंसिटी होता है वो हम लोग जानते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर Q बाय A, ठीक है। सिग्मा बराबर Q बाय A, जहां पर हमारा जो Q है वो चार्ज है, चार्ज का होता है कूलम्ब, और एरिया यहां नीचे क्या है एरिया, तो इसका मीटर स्क्वायर होता है। तो देखो कहीं भी आपको दिख रहा है यह है कूलम, यहां पर है कूलम इंटू मीटर, यह है कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, यह है कूलम इंटू 1/मीटर, और ये देखिए ऑप्शन नंबर डी आपको दिखा कूलम बाय मीटर स्क्वायर, ठीक है। कूलम बाय मीटर स्क्वायर यानी ऑप्शन डी हमारा ना कूलम बाय मीटर स्क्वायर, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। जिन जिन भाइयों का और जिन जिन बहनों का ये क्वेश्चन सही हुआ हो बहुत धन्यवाद है उनको, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। इसी तरह से पढ़िए, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए और आगे बढ़ते रहिए, इंडिया का भविष्य सुधारिए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है। अभी बच्चा जानता है भाई क्या होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर एम्पियर, फैराड पर मीटर होता है, सॉरी एम्पियर नहीं है मीटर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज पढ़ाया गया है भाई, आपको याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, ये VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भाई VVI है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार भी लगा देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, ध्यान से आप देखते हुए चलेंगे, ध्यान से देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन अगला हम पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है भाई, क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत ही तगड़ा है। और ये क्वेश्चन भाई मोस्ट VVI, ये भी VVI क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार रिपीट किया गया है बिहार बोर्ड में, ठीक है। क्या है, आवेश Q से R दूरी तक
सॉरी r दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के लिए मान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है इसमें, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम चार्ज q। अरे भाई बच्चा जानता है कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, E इक्वल टू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में क्या होती है, इनटू में होती है Q/r²। ठीक है, ये देखो कहीं भी अगर ये आपको मिल जाए वो ऑप्शन आप सही कर लो। कौन होगा भाई, देखो आप E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट एंड डॉट Q/r²। देखिए बी नंबर ऑप्शन हमारा दिख रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q/r², बी नंबर ऑप्शन करेक्ट। चलिए ये सारा चीज आपको पढ़ाया गया होगा, बहुत ही इजी है भाई, क्वेश्चन बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यहां पर दिया गया है। देखो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्लक्स पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, Q/E0। ठीक है, देखो Q/E0 कहां है, Q/E0 ये देखो बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी यार ये सब इतना इजी क्वेश्चन है कि आप समझ सकते हो भाई, बहुत इजी है, ये सब पढ़ा गया होगा आप लोगों के द्वारा। ठीक है, और नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, इसको याद कर लीजिए, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, जितना सारा मैं ले रहा हूं सारा मोस्ट VVI क्वेश्चन है। चलिए भाई अगला है, ध्यान से देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए। इंग्लिश में पढ़ दूं, सारे बच्चे इंग्लिश के नाराज हो जाएंगे नहीं तो। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्विलेटरल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज व्हाट, बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए। ठीक है, जल्दी बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताए जल्दी। अरे भाई जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना इक्विलेटरल पोजीशन पर, ठीक है, उस पर जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वो क्या होता है भाई, 0 होता है, शून्य होता है। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, वो क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल पे क्या होता है, 0 होता है। चलिए आगे बढ़े, बहुत इजी क्वेश्चन था भाई, मजा आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिका के आवेशों का योग होता है, यानी सम ऑफ चार्जेस ऑन कलेक्टिंग प्लेट एंड कंडेंसिंग प्लेट ऑफ अ चार्ज्ड कैपेसिटर। इसका भी वही बात हो जाएगा भाई, इसका भी क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, सम ऑफ चार्ज क्या होगा यहां पर, कलेक्टिंग प्लेट और कंडेंसिंग प्लेट पर क्या होगा, 0 होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आगे भागेंगे। जिसमें मैं लिख दिया ना VVI, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो ज्यादा बार पूछा गया है। चलिए ये हो गया। 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग ध्यान से देखेंगे कि आवेश का बीमा है, यानी डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो ये तो बहुत इजी है, आपको पता होना चाहिए, I इक्वल टू Q/T होता है। यहां से Q अगर आप फाइंड करना चाहते हो दैट इज I इंटू T, और यहां से A बाय और टाइम का होता है T, तो AT हो जाएगा हमारा सही जवाब। AT कहीं दिख रहा है, हाँ AT दिख रहा है। चलिए ये हमारा ऑप्शन जो है A नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं, बहुत इजी है। चलिए भाई बहुत ही बढ़िया, जिस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप भी करिए और ये सारे क्वेश्चन को याद ही कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कसम से, मतलब ये VVI है, ये वाला 8वां नंबर क्वेश्चन VVI है, इसको तो आप याद कर ही लीजिए। मोस्ट VVI क्या है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है, एम्पियर नहीं वोल्ट पर मीटर बोल रहा है, सॉरी। विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी हैज यूनिट वोल्ट बाय मीटर या वोल्ट पर मीटर, क्या होता है। देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है ना, E बराबर वो क्या होता है, F/Q0 होता है। और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की क्या होती है, कूलम, न्यूटन पर कूलम। किसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, और इसी को भाई न्यूटन पर कूलम को ही वोल्ट पर मीटर भी बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये यूनिट हुई। तो कौन है भाई, कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलना छाना, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑप्शन नंबर डी हमारा दिखा रहा है, विद्युतीय क्षेत्र, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है भाई, कोई प्रॉब्लम है।
चलिए नहीं, चलिए आगे भागे, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, ये पीछे वाला VBI क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन है, अपेक्षिक पारावैद्युतता का मात्रक है, यूनिट ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी, परमिटिविटी है, परमिटिविटी का क्या यूनिट होता है, यह आपको पता होना चाहिए। देखिए भाई सिंपल सी बात है, हम लोग जानते हैं कि एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ई डॉट, ए भाई ये ऊपर नीचे भाग रहा है, ठीक है इसको मैं इधर कर दूं, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, और यहां से एप्सिलॉन आर की वैल्यू पूछ रही है, रिलेटिव परमिटिविटी पूछ रही है, तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा बताइए, एप्सिलॉन आर बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन आर बराबर हो जाएगा ई बाई ई नॉट, ठीक है। और देखो सेम यूनिट है, यूनिट दोनों का सेम है, ठीक है, ये दोनों की यूनिट कट जाएगी तो ये भाई यूनिट लेस होता है, ये क्या होता है, ये यूनिट लेस होता है, इसके पास कोई यूनिट ही नहीं होता, ठीक है, यूनिट लेस होता है। तो देखो ये भी नहीं होगा, ये भी सवाल का जवाब नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इसकी कोई यूनिट ही नहीं होती, इस ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। चलिए ये यूनिट लेस हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए बहुत इजी है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 10वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी, यानी टू कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी सी आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी इज। देखो भाई पैरेलल में अगर, देखो ध्यान से, पैरेलल में अगर हम कोई भी मतलब कैपेसिटर को हम कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल का क्या फॉर्मूला होता है, C इजकल टू C1 प्लस C2, ठीक है। कोई दिक्कत है भाई क्या नहीं दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या फार्मूला हो जाएगा, C1 क्या वो भी C है, C2 भी C है, तो क्या हो जाएगा 2C हो जाएगा वैल्यू, क्या 2C। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या भाई, अरे भाई ये तो अद्दू पद्दू क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन। आगे भागेंगे, 11वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 11वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। ये वीडियो को जो है अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस तरह का वीडियो अभी आप एकदम लगातार आते रहेगा भाई, लगातार आते रहेगा, तो बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मैं बार बार यही बात बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। न्यूनतम विचलन कोण पूछ रहा है, यानी मिनिमम डिविएशन एंगल ऑफ थिन प्रिज्म रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू एंड एंगल ऑफ प्रिज्म ए, वो क्या होगा आपको बताना है भाई। ये तो बहुत ईजी है, देखो मिनिमम पूछ रहा है ना, एक मिनट, हाँ मिनिमम डेविएशन पूछ रहा है, तो मिनिमम के लिए क्या होता है डेल्टा। देखो भाई डेल्टा मिनिमम क्या होता है आपको पता होना चाहिए, डेल्टा मिनिमम बराबर होता है म्यू माइनस 1 ए, ठीक है। अरे भाई अच्छा से लिखाता नहीं है इस पे ना, हाथ से ही लिखना पड़ता है। हाँ तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से इसको ये भी हम लिख सकते हैं, म्यू के जगह पर हम म्यू को एन भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तो यहां से ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस 1 ए भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लिख सकता हूं मैं। एक मिनट भाई ये इधर उधर भाग रहा है, वेरी सॉरी फॉर दैट, ये उधर भाग रहा है, सॉरी, ए भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर कौन है आप ध्यान से देख लीजिए, 1 माइनस म्यू, म्यू माइनस 1, नो, ऑप्शन देखिए कौन सा है, म्यू माइनस 1, म्यू माइनस 1 और ए। देखिए ऑप्शन नंबर ए बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये ना मेरे को लिखने में नहीं होता, मैं इस तरह का वीडियो बहुत कम बनाता हूं इसीलिए। तो म्यू माइनस 1 और म्यू की जगह पर हम एन भी लिखते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसको हम म्यू और एन दोनों से दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे भागेंगे हम लोग। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12वां नंबर क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश का वर्ण क्रम होता है, यानी द सोलर स्पेक्ट्रम इज, सोलर स्पेक्ट्रम। ये देखिए बहुत ही रेयर क्वेश्चन है, और रेयर क्वेश्चन में क्या ये थोड़ा कह सकते हो, तो इसका 2 आंसर मतलब पॉसिबल हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए इसका आप आंसर जानोगे तो वो तो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश का वर्ण क्रम क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है। लेकिन अगर बिहार बोर्ड के हिसाब से देखो ना, तो बिहार बोर्ड कंटिन्यूअसली इसका जो है आंसर दे रही है, कंटिन्यूअस लगातार वो दे रही है, इसका जो है आंसर ए दे रही है, ठीक है, सतत दे रही है। जो आप क्या कर सकते हो, अगर ये क्वेश्चन अगर आ गया ना, क्योंकि 1 नंबर का वैल्यू होता है भाई, क्या भाई 1 नंबर का वैल्यू
होता है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो छोड़ सकते हो आप, क्या दिक्कत है, क्योंकि ये थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग है। ये लाइन स्पेक्ट्रम इसका सही जवाब होगा, लेकिन बिहार बोर्ड के हिसाब से इसका सतत आंसर देता है, यानी कॉन्टिन्यूअस। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, इस क्वेश्चन को छोड़ ही देना तो बेहतर रहेगा, क्योंकि भाई ऑप्शनल है ना, दो ऑब्जेक्टिव में से एक बनाना रहता है, तो एक छोड़ देना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, रियल हिसाब से इसका रैखिक वर्णक्रम इसका आंसर होना चाहिए, यानी लाइन स्पेक्ट्रम, लेकिन बिहार बोर्ड कंटिन्यूअस इसको देता है। चलो, आप अपना हिसाब से इसको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। आगे भागेंगे 13वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक का आवर्धन क्षमता होता है, यानी इंग्लिश में हम पढ़ें तो यहां पर हम आपको बता दें, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए क्या होता है भाई, ये तो बहुत ईजी है, ये होता है भाई -FO/FE, ठीक है। देखो कौन सा सही है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे भागिए, आगे बढ़ते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है भाई। पानी का तो 1.33 होता है, और कांच का तो 1.5 होता है लगभग, जितना होता है आप देख लेना, लगभग 1.5 से ज़्यादा ही होता है, जितना होता है आप देख लेना। और हीरा जो है वो 2.42 होता है आई थिंक। तो इसका किसका ज़्यादा, हीरा का सबसे ज़्यादा होगा, और हीरा सबसे कठोर चीज़ भी होता है, उसके अंदर बहुत सारे एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सबसे ज़्यादा हीरा के पास होता है। आगे बढ़ेंगे, 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रिज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सूत्र सही है। फ्रिंज में फ्रिज इसको पढ़ रहा हूं क्या भाई तू, फ्रिंज है, ठीक है, मैं वहां पर डॉट नहीं देखा। यानी विच ऑफ द फ्लोइंग फार्मूला इज करेक्ट फॉर फ्रिंज विथ, ठीक है। तो फ्रिंज के लिए आपको पता होना चाहिए क्या होता है, भाई, बड़का डी बट्टा छोटका डी, और लेमडा देना है आपको, ये फार्मूला एकदम सही हो जाएगा इसके लिए, फ्रिंज के लिए। तो कौन है देख लो भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखते रहिए भाई, मोस्ट VBI क्वेश्चन है ये सारा, याद कर लीजिएगा। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। VBI मैं लिख दूं, VBI, ये क्वेश्चन VBI है। क्या है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है, दूरी पूछ रहा है। तो चलिए, दूरी कितनी है, तो सारा वैल्यू मीटर में है, मीटर में। तो अगर किलोमीटर में आप जानना चाहोगे, 1 मिनट, अगर आप किलोमीटर में जानना चाहोगे तो उसकी वैल्यू कुछ अलग हो जाती है। चलो मैं दोनों बता देता हूं। अगर आपको किलोमीटर में पूछे तो 1 लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, कितना होता है भाई, एक प्रकाश वर्ष। किलोमीटर में जाना चाहो तो होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन किलोमीटर में तो अपना लोगों से पूछ नहीं रहा है, अपना लोग से पूछ रहा है मीटर में, तो हम लिखेंगे 9.46 इंटू में 10⁻, आप आगे बढ़ा दो 3, आगे बढ़ा दो 15 मीटर में ये वैल्यू हो जाएगी। तो देखो कौन है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। देखो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर हो जाएगा ऑप्शन इसका सही, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अरे भाई ये क्वेश्चन VBI है, चलिए इसको भी VBI के श्रेणी में डालेंगे। VBI, मोस्ट VBI क्या है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन लेंस मेकर सूत्र जो है सही है। लेंस मेकर फार्मूला, भाई लेंस मेकर फार्मूला इतना इजी है रे भाई। देखो भाई, जहां भी अगर ये फार्मूला दिख रहा है उसको करेक्ट मारो। क्या, ये तो मेरे को लिखने में नहीं होगा, चलो देखते हैं। 1/f इक्वल टू μ2 बाय, अरे भाई चलो ये से लिखाएगा नहीं, यहां पर नहीं लिखाएगा, मैं क्या करता हूं ना, यहां पे लिखता हूं, यहां पे थोड़ा जगह है। तो 1/f इक्वल टू μ2 बाय μ1 -1, ठीक है। जहां भी ये फार्मूला देखो आंसर मार दो, 1/r1 - 1/r2, ये देखो कहां पर है, यह है लेंस मेकर फार्मूला, यानी लेंस मेकर सूत्र यही है सही। देखो कहां है इसका आंसर, देख लो। 1/f मिलाओ μ2 बाय μ1, 1/r2, 1/r1 और r2। देखो ए नंबर ऑप्शन हमारा सही दिख रहा है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन हमारा सही दिख रहा है, बाकी सब गलत है, देख लो बाकी सब गलत है, ये सारा गलत है।
ये सही है और ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी। एक मिनट, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पानी के अपवर्तनांक के लिए सही है? यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए कौन सही है? पानी के लिए, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, पानी का अपवर्तनांक पूछ रहा है। एक मिनट भाई, एक मिनट, चला जा भाई, चला जा, चला जा, क्या प्रॉब्लम है तेरे को? चलिए अब सही है। चलिए हाँ, पानी का अपवर्तनांक कितना है भाई, ये पूछ रहा है आपसे। तो देखो पानी का अपवर्तनांक क्या होता है, म्यू बराबर होता है 1.33। ठीक है, म्यू को आप एन से भी दिखा सकते हो, 1.33 पानी के लिए 1.33 होता है, अभी जस्ट बताया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे। 18वां हो गया ना, 18वां हो गया है। 19वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19वां नंबर क्वेश्चन, 19वां नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम कितनी है? स्पष्ट दृष्टि यानी मिनिमम दूरी, कोई वस्तु को कितना मिनिमम दूरी पर रखें जो हमें दिखाई दे हुए। ठीक है, यानी लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल आइज कितना है? तो बताइए भाई। अरे भाई सभी लोग जानते हैं 25 सेंटीमीटर भाई, 25 सेंटीमीटर पर नॉर्मल 25 सेंटीमीटर दूर हमारे आंख से कोई भी वस्तु होनी चाहिए, तभी हम देख सकते हैं। अगर 20 सेंटीमीटर हुई तो नहीं देख पाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए भाई बहुत ही बढ़िया। 20वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 20वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कुशी का समीकरण है? ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कुशीज इक्वेशन? कौन है सही? देखो कुशीज इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। कुशीज इक्वेशन होता है म्यू बराबर ए प्लस बी बाय लैम्डा का स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन है भाई? देखो म्यू बराबर ए प्लस बी लैम्डा का स्क्वायर, ये बी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे भागेंगे। ये अच्छा अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, अगला देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन परिकिरणित प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के लिए सही है? यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा? कौन सा सही है? देखो भाई वो क्या होता है ये बताइए। वो होता है आई ए, ठीक है, आई ए 1 बाय लैम्डा का होल 4। ठीक है, ये देखो कहीं पे अगर ये दिख जाए तो वो सही हो जाएगा। ये देखिए, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वीवीआई क्वेश्चन उतना नहीं है, ये बार बार नहीं पूछता, लेकिन आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपको होल 4 दिख जाए, ठीक है, 1 बाय होल 4, 1 बाय लैम्डा का 4 पावर में 4 दिख जाए तो वो ऑप्शन सही कर देना। ठीक है, 22वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बदलता? मतलब कौन है जो बदलता ही नहीं है? ठीक है, अगर प्रकाश अपना माध्यम भी बदल ले, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चल जाए, लेकिन वो चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, पहले मैं इंग्लिश वालों के लिए पढ़ दूं। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट चेंज विथ द चेंज ऑफ मीडियम फॉर लाइट? अगर लाइट मीडियम भी चेंज कर ले तो वो चेंज नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा चीज है? देखो भाई, अपवर्तनांक चेंज होता है, सिमिलर मतलब नॉर्मल बात है कि एक मीडियम का दूसरा अपवर्तनांक होगा, दूसरे मीडियम का दूसरा होगा, ये चेंज होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तरंगदैर्घ्य तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी चेंज होता है। और स्पीड तो डेफिनेटली एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर लाइट का स्पीड चेंज होता है। तो कौन है ऐसा चीज? ये आवृत्ति, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो है ये चेंज नहीं होता है। अगर मीडियम भी चेंज हो जाए तो ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये तो बहुत मस्त आदमी है यार। बहुत लोग बदल जाते हैं लेकिन आवृत्ति तो नहीं बदल रहा है, बहुत अच्छा है ना। लोग बदल जाते हैं लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती, बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही लोग चाहिए जिंदगी में। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? सही है कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट? कौन सा रिलेशन करेक्ट है? तो बताइए कौन सा रिलेशन करेक्ट है? तो देखो यहाँ पर फेज से फेज डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस। ठीक है, देखो ये आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा, देखो भाई ये सिंपल सा जवाब मैं आपको देता हूँ। डेल्टा फाई बराबर क्या होता है? 2, अरे भाई यहाँ पर तो जगह ही नहीं मिलता है मेरे को, बार बार यही होता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, ब्लू वाला लेता हूँ इस बार। हाँ, आराम से लिखते हैं। हम लोग जानते हैं डेल्टा फाई बराबर क्या होता है? 2 पाई, ठीक है, बाय लैम्डा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? डेल्टा एक्स,
यहां, अरे भाई बार बार लिखाओ तो सही अच्छे से यार। ये देखो, ये है भाई इसका सही आंसर, ठीक है। तो कौन है भाई, डेल्टा फाई बराबर कितना हो जाएगा, ये जो देखो 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 यहाँ पर कौन सा आंसर सही दिख रहा है, मेरे को तो दिख नहीं रहा भाई। 2 पाई बाय लेमडा, 2 पाई बाय लेमडा, 2 पाई बाय लेमडा किधर है, 2 पाई बाय लेमडा और डेल्टा एक्स यहाँ तो मेरे को दिख नहीं रहा भाई। देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर देखिए ना कौन सा सही है, आप लोग भी तो देखिए। 2 पाई बाय लेमडा, 2 पाई बाय लेमडा इंटू कलांतर, ठीक है। देख लो भाई कौन सा है ना। फेज 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 2 पाई बाय लेमडा, 2 पाई बाय लेमडा, 2 पाई बाय लेमडा और फेज फेज 2 पाई बाय लेमडा, ठीक है। देख लेते हैं कौन मिल रहा है, 2 पाई बाय लेमडा, ठीक है, और डेल्टा एक्स, ठीक है। तो फेज यहां पर कौन सा होगा, टरो 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 टरो, देखो मिल गया, या बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैं बार बार देखो होता है क्या कि ये इस तरह का वीडियो मैं बहुत कम बनाता हूँ, इसीलिए मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब मैं तो ज़्यादातर फेस वाला ही वीडियो बनाता हूँ, लेकिन इसमें मेरे को दिखता नहीं रहता भाई, ठीक है। आँख थोड़ा कमजोर है इसीलिए चलिए भाई कोई बात नहीं, हो जाता है। 24वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था भाई, लेकिन ये निम्नलिखित में से कौन विनाशी व्यक्तिकरण के लिए सही है। क्या विनाशी व्यक्तिकरण, ठीक है। चलो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। कौन सा सही है भाई, आप बताओ। देखो भाई कलांतर बराबर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। चलो जल्दी बताओ, ठीक है, जल्दी इसका सही जवाब दो भाई, जल्दी भाई जल्दी। अरे भाई ये भी तो इजी है, क्या ही प्रॉब्लम है इसमें। हम लोग जानते हैं कि डेल्टा फाई बराबर क्या होता है। अरे भाई फिर से अच्छा से लिखाता नहीं है चलो कलर दूसरा लेता हूं। हाँ हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं डेल्टा फाई, ठीक है, आराम से लिखते हैं। डेल्टा फाई बराबर 2n+1 पाई। देखो यहां पर कौन आंसर है इसका, तो 2n+1 पाई, 2n+1 पाई, 2n+1 पाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आप लोग डिसाइड कर लो भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन है। ये सब बहुत अच्छा मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है। यानी निम्नलिखित में कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन काउज फॉर कलर ऑफ लाइट, कौन चीज होता है, बताओ जल्दी बताओ बताओ। 25वां नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वेग तो होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा, यानी वेलोसिटी तो होगा नहीं, एम्पलीट्यूड तो बिल्कुल नहीं होगा, फेज तो होगा ही नहीं। तो बताओ कौन होगा, क्या होगा, तरंगदैर्ध्य, ठीक है। चलिए फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आगे भागे आगे भागे। चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन, चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन क्या है, क्या आवेश रहित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्जलेस, किसमें चार्ज नहीं है। तो बताओ भाई, बीटा कण, प्रोटॉन में तो है, फोटोन कण, यही सही जवाब होगा भाई। फोटोन कण में कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फोटोन कण में कोई चार्ज नहीं होता, जी हाँ भाई जी हाँ, एक भी चार्ज नहीं होता। 27वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, ठीक है। एक मिनट भाई, एक मिनट, क्या ही, हाँ चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक आपको पता होना चाहिए, ये एनर्जी होती है भाई, एनर्जी, ऊर्जा का मात्रक है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। एनर्जी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत बार आप पढ़ चुके होंगे। निम्नलिखित में से कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन। अरे भाई आप लोग फार्मूला भी पढ़े होंगे, एनर्जी बराबर hc/λ। देखो भाई क्या यार, ऑप्शन नंबर डी मारते रहो। अरे गलती हो गया रे भाई, रुको रुको रुको, ऑप्शन गलती मार दिया मैं, कलर चेंज करो सर, कलर चेंज करो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है, hc/λ, बी ऑप्शन करेक्ट है, सी नहीं है करेक्ट, यानी डी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बी करेक्ट है, बी hc/λ, ठीक है, hc/λ। चलिए आगे भागेंगे। 29वां नंबर क्वेश्चन है,
बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे भाई, बहुत ही अच्छे से। तरंग संख्या बराबर होता है, यानी वेव नंबर किसके बराबर होता है, तो 1/λ के बराबर होता है, 1/λ के बराबर होता है, 1/λ, ये तो बहुत ईजी है, 1/λ के बराबर होता है। 30वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे भाई। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है। नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या देखो हम लोग कैसे नापते हैं, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस न्यूक्लियस का कैसे नापते हैं, यानी आर बराबर होता है R0 a का पावर 1/3। ठीक है, ये सही जवाब है। देखो कौन है भाई, R0 a का पावर 1/3। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एकदम इजी है भाई। हाँ चलिए, बहुत ही बढ़िया। 31वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी। अरे भाई ये केमिस्ट्री का सवाल आ गया, और केमिस्ट्री का सवाल हम लोग उड़ाते हैं क्योंकि पढ़ाता मैं केमिस्ट्री ही हूं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, सही है पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो 1U बराबर 1.66 इंटू 24 किलोग्राम, ये तो नहीं होगा भाई। 1 AMU की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1U बराबर ये भी नहीं होगा, 25 तो होता नहीं, 26 तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 1U बराबर क्या होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक है, चलो भाई बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़े। 32वां नंबर क्वेश्चन है, 32वां नंबर क्वेश्चन है, हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन औसत आयु के लिए सही है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ के लिए कौन सही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। T0 बराबर क्या होता है, 1/λ। अरे भाई ये भी इजी है, देखो कौन सा सही है, T0 इजकल टू 1/λ, T0 इजकल टू 1/λ। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए बहुत ईजी क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे हम लोग, क्या है, 33वां नंबर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, और ये मोस्ट VBI क्वेश्चन है, ये भी VBI क्वेश्चन है। चलिए ये भी VBI क्वेश्चन है, VBI। चलिए क्वेश्चन है यूरेनियम 238 एटॉमिक नंबर, यहाँ एटॉमिक नंबर इसका 92 है, में न्यूट्रॉन की संख्या होगी, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन यूरेनियम 238। देखो आपको कोई भी मतलब यूरेनियम 238 है ना, ऊपर में 238 जो कि परमाणु द्रव्यमान को दिखाता है, और नीचे में इसका परमाणु संख्या लिखा रहता है। तो अगर जब भी आपसे न्यूट्रॉन पूछा, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान, यानी एटॉमिक मास में से, यानी एक मिनट, एटॉमिक मास में से A-Z आप कर दो, एटॉमिक मास में से यानी परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को माइनस करो, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 238 माइनस 92, तो क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 146। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी न्यूट्रॉन कितने होंगे, 146। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चंस करवाए। अगर ये क्वेश्चंस आप लोग करते हो तो सच बता रहा हूं आपको भाई, इसमें से ये जो क्वेश्चन बताया हूं ना, लगभग 33 क्वेश्चन अब मैंने करवाया, 33 क्वेश्चन में आपको 10 से 15 क्वेश्चन हूबहू इसी तरह से मिलेंगे। हाँ, कुछ हद तक जो है थोड़ा सिमिलर, मतलब जो कह सकते हो थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप का रहने वाला है, क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा, इसी टॉपिक पर रहेगा। आप जो चाहोगे कि पूरा एकदम सटीक क्वेश्चन आएगा, वो नहीं आता भाई। सटीक क्वेश्चन 3 से 4 5 जाते जाते दम भूल जाता है, यानी जो मैंने क्वेश्चन कराया ना सटीक, यानी पूरा सटीक बोलिएगा तो 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे सटीक, और इसी पर बेस्ट क्वेश्चन जानिएगा तो वो 15 क्वेश्चन और 20 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा आप लोग करके जाए। मोस्ट VBI क्वेश्चन था। ठीक है भाई, मोस्ट VBI क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवाया है, मोस्ट VBI क्वेश्चन था। आई होप आपने किया होगा, और शुरुआत से अभी तक अगर आप हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा मार्क्स लाओगे, और मेरी आशीर्वाद आपके साथ है। और मैं क्या बोलूं, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। जाइए भाई, फोड़ के आइए, एग्जाम को उड़ा दीजिए। ठीक है, चलिए भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और केमिस्ट्री का भी वीडियो लाने वाले हैं, बायोलॉजी का तो हो ही गया, फिर उसके साथ इंग्लिश का लाने वाले हैं। ठीक है, और भी बहुत, हिंदी का भी हम ले आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी हम वीडियो बनाएंगे तो आप तक पहुंचेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।